है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। योग दिवस पर होगा मेगा वैक्सीनेशन। 21 जून को जिले भर में चलेगा महाअभियान। वैक्सीनेशन को लेकर किया जा रहा जागरूकता का संचार। हमारा बालाघाट कोरोना मुक्त बालाघाट का दे रहे हैं संदेश। जिले के 250 सेंटर में 25,000 टीकाकरण का लक्ष्य। 2 सड़क हादसे में 1 की मौत, 3 हुए घायल। कनकी के पास पिकअप ने मारी 2 को टक्कर। मेडिकल अस्पताल ले जाते समय तोड़ा दम। लवादा निवासी है मृतक युवक। नेवरगांव में ट्रक की टक्कर से 2 घायल। डीजल लेने जा रहे थे कटंगझरी निवासी युवक। बाढ़ से तबाही का मंजर, फिर इंतजार में। बाढ़ प्रभावितों की नहीं ली शासन ने सुध। हर साल आशियानों को ढहता देखते हैं बाढ़ प्रभावित। गृहस्थी को तबाह करके रख देती है बाढ़। इस बार फिर बाढ़ की यातनाओं से गुजरेंगे ग्रामीण। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूल्य। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को प्रदेश भर में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण महाअभियान प्रारंभ हो रहा है, जिसे सफल बनाने के लिए आमजनों एवं सामाजिक धार्मिक संस्थाओं का सहयोग लिया गया है। सभी एकजुट होकर कोरोना की इस लड़ाई में अधिक से अधिक टीकाकरण के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जिले के 250 सेंटरों तथा बालाघाट शहरी क्षेत्र के 5 टीकाकरण केंद्रों में यह महाअभियान के तहत जीवन सुरक्षा वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। टीकाकरण अभियान को लेकर प्रदेश भर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के 7,000 टीकाकरण केंद्रों में एक साथ यह महाअभियान प्रारंभ होगा, जिसके लिए समाज के हर वर्ग का सहयोग लिया जा रहा है और आमजनों से अपील की जा रही है कि वे 18 वर्ष से अधिक की आयु तथा 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए 21 जून को अपने निकटवर्ती टीकाकरण केंद्र पर जाकर कोविड वैक्सीन का टीका अवश्य लगवाएं। टीकाकरण को लेकर बालाघाट जिले में 250 सेंटर बनाए गए हैं, जबकि बालाघाट शहरी क्षेत्र के 5 केंद्र, जिसमें पीजी कॉलेज, गायत्री मंदिर, अर्बन ज्ञानपीठ एवं कमला नेहरू सभागार में वैक्सीनेशन की डोज लगाई जाएगी। जिले के इन सभी सेंटरों में 20,000 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन कराने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, जिसमें टीकाकरण ही सुरक्षा का संदेश है। इसके अलावा टीकाकरण केंद्रों पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जिसमें टीका लगवाने के बाद आमजन सेल्फी लेकर सभी को जागरूक करने, टीकाकरण अवश्य कराने का संदेश दे सकते हैं। प्रत्येक केंद्र पर समाज के गणमान्य नागरिक प्रेरक की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान को सफल बनाने एवं टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामाजिक, धार्मिक, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है। राजनीतिक दलों में भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने भी बूथ स्तर तक टीकाकरण कराने के संदेश की जवाबदारी दी है। इसके तहत सेंटरों पर भाजपा के कार्यकर्ता हेल्प डेस्क लगाकर जनता की मदद करेंगे। अधिक से अधिक वैक्सीनेशन हो, उसके लिए पार्टी कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर जागरूक करने का काम करेंगे। विजुअल टीकाकरण केंद्रों तक आमजनों को लाने के लिए जागरूकता के साथ ही जरूरी बातों का ध्यान रखना होगा। आधार कार्ड एवं वोटर आईडी जरूरी है, जिसमें स्पॉट पंजीयन किया जा सकेगा। साथ ही नागरिकों को अपने साथ मोबाइल ले जाना जरूरी होगा। टीकाकरण को लेकर जागरूकता का संचार करने के लिए जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण कराने की अपील कर रहा है, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा चर्चित कवि एवं हास्य कलाकार पड़ोसी जिले सिवनी के निवासी एहसान कुरैशी का संदेश जारी किया गया है, जिसमें वे हास्य शैली में टीकाकरण कराने का आग्रह कर रही हैं। बालाघाट वासियों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।
मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि वैक्सीन लगवाइए, आज ही वैक्सीन लगवाइए और कोरोना से सुरक्षित हो जाइए। वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है। इससे पहले भी हमने हैजा, प्लेग, चेचक और पोलियो जैसी महामारी को हराया है, तो कोरोना को भी हराएंगे। तो अपने सबसे नजदीकी सेंटर पे जाइए, पहचान पत्र ले जाइए और वैक्सीन लगवाइए। बार बार हाथ को धोते रहें, बाहर जाएं तो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, ये अपने लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। तो तीसरी लहर से अपने आप को बचाइए और वैक्सीन लगवाइए। थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा जय हिंद। मैं मेघा परमार, मध्य प्रदेश की पहली लड़की जिसने माउंट एवरेस्ट समिट किया है और अभी पूरे मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैंने वैक्सीन लगवा ली है और आप सब और मेरे सभी बालाघाट वासियों से मैं कहना चाहूँगी, आप सब वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कोरोना के बाद हम सबको फील हो चुका है कि यदि इसे बहुत बड़े स्तर तक ना पहुंचने दे तो उसका सबसे अच्छा उपाय है कि हम सब वैक्सीनेटेड हो जाए। सरकार द्वारा इतनी अच्छी मुहिम चलाई जा रही है हम सब की रक्षा के लिए, हम सब के जीवन रक्षा के लिए। आप सब वैक्सीन लगवाएं और सरकार और अपने लिए और देश की रक्षा के लिए, अपनी और अपनों की रक्षा के लिए वैक्सीन के इस अभियान को सफल बनाएं। जिले में बीते कुछ दिनों से आत्महत्या के मामले लगातार सामने आ रहे थे, वहीं अब सड़क दुर्घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं। रविवार को ग्रामीण अंचल में हुई 2 अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों ही सड़क हादसे में सामान्य बात रही कि युवक डीजल पेट्रोल लेने जा रही थी, जो हादसे का शिकार हो गए। पहली सड़क दुर्घटना लालबर्रा मार्ग लबादा की है, जहां आदित्य पिता संतोष राहंगडाले तथा समीर पिता विनोद पारधी 16 वर्ष दोनों ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर पेट्रोल लेने के लिए बालाघाट की ओर आ रहे थे। तभी ग्राम कनकी में ऊषा मिल के पास अज्ञात पिकअप वाहन ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद वाहन चालक वाहन लेकर फरार हो गया। दुर्घटना के बाद ग्रामीण वहां जमा हुए, जिसमें एक निजी वाहन से उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां से दोनों को मेडिकल रेफर किया गया, जहां रास्ते में ही आदित्य ने दम तोड़ दिया, जिसे मृत अवस्था में जिला अस्पताल लाकर उसका पोस्टमार्टम कराया गया। जबकि दूसरी घटना नेवर गांव में घटित हुई, जहां वारासिवनी क्षेत्र के कटंगझरी निवासी राजेश पिता रामू यादव तथा अनीश पिता अब्दुल खान दोनों ही युवा मोटरसाइकिल से नेवरगांव डीजल लेने आ रहे थे और रास्ते में नेवरगांव नाले के पास एक ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों को हाथ पैर में गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें जिला अस्पताल लाया गया। यहां से परिजनों ने उन्हें निजी अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया है, जहां दोनों का उपचार जारी है। खुले आकाश में उड़ान भरने वाले परिंदे जिस तरह तिनके तिनके से अपना घरौंदा बनाते हैं और तेज हवा का झोंका उसे तहस नहस कर देता है, ठीक उसी तरह बाढ़ प्रभावित वर्ष भर अपनी गृहस्थी को संवारने में जुटे रहते हैं और साल में एक बार आने वाली भयावह बाढ़ सब कुछ तबाह करके रख देती है। बालाघाट जिले से होकर बहने वाली वैनगंगा नदी के मुहाने पर सैकड़ों गांव हैं, जिन्हें भारी बारिश के बाद बाढ़ के डर से खाली कराया जाता है, जबकि जिले की कई छोटी नदियां, नालों का भी समावेश है। बाढ़ प्रभावित ऐसे गांवों में हजारों की संख्या में गरीब आबादी रहती है, जो कच्चा मकान बनाकर गुजर बसर करते हैं। हर बार इन्हें बाढ़ प्रभावित मानकर नुकसान की भरपाई की बात की जाती है, लेकिन आलम यह है कि शासकीय मदद और सहायता के दावों से इन्हें खासी नाराजगी है। हमने बीते वर्ष बाढ़ का भयावह मंजर देखा था, जिससे कई जिंदगी बाढ़ के पानी से प्रभावित हुई थी, लेकिन फिर एक बार बारिश अपने तेवर दिखाने को बेकरार है और बाढ़ प्रभावित उसी यातना से फिर एक बार गुजरेंगे, क्योंकि सरकारी रहनुमाओं को इसकी फिक्र नहीं है कि बाढ़ के पूर्व इन गरीबों के लिए पक्के आवास का प्रबंध किया जा सके। इन एक वर्ष में बाढ़ प्रभावितों के विस्थापन के लिए जो कार्य होने चाहिए थे नहीं हो पाए और अब फिर एक बार बाढ़ से तबाही का मंजर इंतजार कर रहा है।
हमने कुम्हारी गांव की उसी जगह का जायजा लिया जहां बीते वर्ष बाढ़ ने कच्चे मकानों को धराशायी कर दिया था और ग्रामीण जान बचाते हुए शासकीय इमारत एवं पंचायत भवन में शरण लेने को मजबूर हुए थे। भयावह बाढ़ एवं इससे जानमाल के नुकसान को लेकर शासन और शासकीय नुमाइंदों ने कोई सबक नहीं लिया। यह इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अब फिर से यह बाढ़ प्रभावित उसी स्थान पर अपना आशियाना बनाए हुए हैं जहां कभी बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई थी और उन्हें बेघर कर दिया था। यहां अभी जीवन सामान्य है लेकिन बाढ़ का खतरा सिर पर है। इन परिवारों में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी हैं जो हर साल बाढ़ विस्थापन एवं फिर से जिंदगी को पटरी पर लाने का दर्द झेलते रहते हैं। और जी बाढ़ के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपका मकान इस बाढ़ में क्या डूबा था क्या? हाँ डूबा था जी। अच्छा डूबा था, आप बोले 2 साल पहले आपका मकान डूबा था, तो सरकार से क्या राहत मिली? हमको सिर्फ 5,000 रुपये मिले थे, ऐसा है। उसके बाद में कोई राहत नहीं मिली। हम चाहते हैं कि हमारा पक्का मकान बन जाए, भला ही डूबे तो सामान वामान ऊपर रख दिए और चले अपने घर, सामान तो रहेगा सुरक्षित। तो सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना चलाती है, तो उसका योजना का लाभ नहीं मिला आपको? नहीं जी, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्या कारण बताना? हो सकता है वो तो पंचायत वाले या सरकार। हाँ जी, कोशिश किए थे। हाँ, अब सभी का मकान डूब रहा है तो अब सरकार जागरूक होना चाहिए ना। यहाँ से कलेक्टर भी साहब भी आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे, गांव के पूरे लोग थे, पंचायत के लोग थे, सरपंच था। बाढ़ प्रभावितों से जब हमने प्रतिवर्ष जल तांडव के रूप में आने वाली इस तबाही को लेकर शासकीय मदद और राहत की बात की जानी चाहिए तो इनमें शासन के प्रति जबरदस्त आक्रोश दिखाई दिया। उनका कहना था कि शासन समय रहते कोई सुध नहीं लेता और एक दिन आकर कह दिया जाता है कि बाढ़ से बचने के लिए अपने मकानों को छोड़कर जाना होगा और फिर उसके बाद अपनी आंखों के सामने अपनी बसी बसाई गृहस्थी धराशायी होते देखना आसान नहीं है। यशवंती विश्वकर्मा लिखती हूँ। ये आप लोग हर साल यहाँ रहते हैं, बाढ़ आ जाती है, बार बार जगह खाली करके जाना पड़ता है। हाँ जी। तो सरकार आपको जगह नहीं दे रही, किसी जगह? नहीं, कहीं जगह नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही, क्या कारण बताते हैं? अब मुझे नहीं मालूम क्या कारण बताते हैं, लेकिन बात इतने है कि हर साल 8-9 साल हो गया अपन यहाँ आके बैठे हैं तो कोई सुविधा नहीं दे रही है हमारे को सरकार। कोई भी सुविधा नहीं। अच्छा, गाँव में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, तो आप लोग ने आवेदन किया था? नहीं किया था आवेदन, तो 4 बार भी किए लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। क्या बोलते? नहीं बनेगा बोलते हैं, गाँव के सरपंच भी बोलते हैं नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो जैसे फिर से कार्ड के लिए दिए हैं, परिचय पत्र तो बना है लेकिन कार्ड, हमारा राशन कार्ड किसी किसी का बना है, किसी का नहीं बना है। ये राशन जो है अभी 3 महीने का फ्री मिलने वाला था वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो क्या हम ऐसे भूखे पाड़े रहेंगे? कोरोना के चक्कर में न कमा सक रहे हैं न जा सक रहे हैं। कोई अधिकारी सरपंच आते हैं इधर? कोई नहीं आते इधर, कोई ध्यान नहीं देते हमारे ऊपर। जी, ये अपेक्षा तो बहुत सारी है। हमारी चाहत एक ही है, सरकार से हमने बहुत सारे आवेदन भी लगाए हैं, यहाँ तक कि स्टाम्प वगैरह भी उन्होंने मांगे हमसे, हमने स्टाम्प भी दिए हैं, 100-100 रुपये के स्टाम्प बना के दिए, सभी लोगों ने दिए यहाँ। कि ये बोले कि भाई तुम स्टाम्प बना के दो, तो स्टाम्प बना के देने के बाद तुम्हारा स्टाम्प जाएगा भोपाल, जाए कहाँ जा रहा है, बोले जहाँ जाना है वहाँ जाएगा, परंतु बोले तुमको जगह मिलेगी और पक्का मकान बनाने के लिए पैसे भी मिलेंगे। अभी तक के कुछ नहीं हुआ, 2-4 दिन चला, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो फिर से बारिश आ गई, जब तक हमने अभी जैसे तैसे रहा गर्मी भर, अब इंतजाम तो करना पड़ेगा ही अब बारिश काटने के लिए। जब बाढ़ आती है तब तुम्हारी सुध ली जाती है, ध्यान दिया जाता है, उसके पहले क्यों नहीं देते थे? पता नहीं प्रशासन क्यों ध्यान नहीं देती, शासन पे क्या दिक्कत है। यहाँ सरपंच तो अब जो भी हैं आते जाते तो कभी हैं, परंतु ऐसा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में पूछते भी नहीं है। इन गरीबों ने यहाँ तक कह दिया कि उनके पास मकान होते या जमीन होती तो वे इस तरह यहाँ नदी के मुहाने पर मकान बनाकर अपनी जान जोखिम में न डालते। शासन से अपेक्षा जताते हैं कि शासन उन्हें आवास योजना के तहत मकान बनाकर दे ताकि बार बार उनकी गृहस्थी इस तरह बर्बाद होने का खतरा कम हो और जान माल की हानि से बचा जा सके। गरीबों का जीवन स्तर सुधारने सरकार तमाम तरह के जतन कर रही है, लेकिन आज भी ज़मीनी स्तर पर ये जतन अधूरे साबित होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये इलाका ऐसा है जहाँ पर लगातार प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और बाढ़ में मकान ढह जाते हैं, गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। फिर से जैसे तैसे ये लोग आशियाना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समस्या का स्थायी हल अब तक नहीं हो पाया है। इनकी मांग है कि इन्हें मकान बनाकर दिए जाए, लेकिन वो मांग अब तक अधूरी है। इस बार भी बाढ़ आएगी और वही परेशानी से इन्हें जूझना पड़ेगा, लेकिन सरकार इनके लिए कुछ करे, ये इनकी बहुत बड़ी समस्या है और सरकार
को इनकी बात सुननी चाहिए। अपने सहयोगी शहबाज खान के साथ कादिर शेख, BTV न्यूज़। सेवाभाव के साथ सामाजिक कार्यों में भूमिका निभाने वाले मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ बालाघाट द्वारा कमला नेहरू सभागार में टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने के लिए 21 जून को शिविर का आयोजन किया गया है। श्रमजीवी पत्रकार संघ अध्यक्ष इंद्रजीत भोज एवं पदाधिकारियों ने टीकाकरण की अपील की है। श्रमजीवी पत्रकार संघ हमेशा से ही सेवा भावना के साथ सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, चाहे वह खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को निखारने का कार्य हो या जरूरतमंदों की सहायता करने का कार्य हो। विगत 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण काल में भी पीड़ित मानवता की सहायता हेतु, जिसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था, कोरोना संक्रमित मरीजों को हॉस्पिटलाइजेशन करना एवं गरीब परिवारों को राशन मुहैया कराने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के भाव को लेकर श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा 21 जून को कमला नेहरू प्रेक्षागृह में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया है। हमारा बालाघाट कोरोना मुक्त बालाघाट के संदेश के साथ श्रमजीवी पत्रकार संघ ने कोरोना मित्र बनाए हैं, जो टीकाकरण अभियान में अहम भूमिका निभा रही हैं। श्रमजीवी पत्रकार संघ अध्यक्ष इंद्रजीत भोज ने कहा कि जो टीका लगाने से वंचित हो गए हों, चाहे वे पत्रकार साथी हों या नगर या जिले के अन्य लोग हों, टीका लगाने अवश्य आएं। टीका ही हमारी जिंदगी के रक्षक है और हम कोरोना से तब तक लड़ सकते हैं जब हमने टीका लगवा लिया हो। टीकाकरण शिविर में पहुंचने की अपील श्रमजीवी पत्रकार संघ के पदाधिकारियों द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ बालाघाट के द्वारा 21 जून को स्थानीय कमला नेहरू प्रेक्षागृह में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वे सभी लोग जो टीका लगाने से वंचित रह गए, चाहे वो हमारे पत्रकार साथी हों या हमारे नगर या जिले के अन्य लोग हों, वे इस टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और टीका लगवाने अवश्य आए। टीका ही हमारी ज़िंदगी का रक्षक है और जब हम कोरोना से तब तक लड़ सकते हैं जब तक हमने टीका लगवा लिया हो। इसलिए वे सभी लोग जो टीका लगाने से वंचित रहें, मैं चाहता हूँ 21 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में, चाहे वो अपने रिश्तेदार हों, माता पिता हों, भाई हों, युवा हों, जो भी 18+ हैं और 45+, वे सभी लोग आकर यहाँ पे वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा और एक अखंड भारत का निर्माण भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून को योग साधकों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। ऑनलाइन के जरिए आयोजन में योग ध्यान और उससे जुड़े आयामों पर चर्चा कर साथ ही उसका अभ्यास भी कराया जाएगा। प्रतिवर्ष सामूहिक योग प्राणायाम का आयोजन होता रहता है, लेकिन इस वर्ष सीमित संख्या अथवा वर्चुअल रूप में योग एवं सामाजिक संस्थाएं योग दिवस मनाएंगी। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर इस बार भी कोरोना संक्रमण का साया दिखाई देगा। बीते वर्ष की तरह डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आयोजन किया जाएगा। इस दौरान पूरे 24 घंटे तक वर्चुअल योग मैराथन विशेष अभ्यास सत्र का भी आयोजन योग संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। साथ ही नियमित योगासन करने वाले बताते हैं कि योग से उनके जीवन में कैसे बदलाव आया, योग से निरोगी काया बनाने में कैसे सफल रहे। योग दिवस के अवसर पर होने वाले आयोजन सोशल मीडिया एवं अन्य संचार माध्यमों के जरिए 21 जून को पहुंचेंगे। जबकि योग संस्थाएं सीमित संख्या में इसका आयोजन करेंगी, वहीं वर्चुअल योगाभ्यास कार्यक्रम से भी जुड़ाव हो सकेगा। योग दिवस को लेकर आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक सुरजीत सिंह ठाकुर ने योग को बेहतर ढंग से परिभाषित करते हुए इसे संकल्प लेने का दिन बताया है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन योग प्राणायाम किया जाए तो अपने मन एवं तन को स्वस्थ रख सकते हैं। योग में हम मुख्यतः आसन, प्राणायाम और ध्यान अवश्य करें। इससे हमारे जीवन में आमूल परिवर्तन आएगा, क्योंकि मैंने स्वयं अपने और हजारों लाखों लोगों के जीवन में ये परिवर्तन देखा है और महसूस किया है। इसलिए पूरे विश्वास से ये कह सकता हूँ कि ये करके ही देखने में समझ आने वाली चीज है और महसूस करने वाली चीज है। ये दूसरे के बताने से और शब्दों के सुनने से हम इसे समझ नहीं सकते। तो 21 जून योग दिवस पर हम ऐसा संकल्प लें कि प्रतिदिन हम ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे। देखिए, हम शरीर की बाहर से तो सफाई नहा के कर लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं। गुरुदेव परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि जैसे डेंटल हाइजीन जरूरी है, वैसे ही मेंटल हाइजीन भी जरूरी है। यानी क्या? ध्यान के माध्यम से हमारे अंदर जो विचारों के रूप में, भावनाओं के रूप में नकारात्मक बातें बैठी हुई हैं, उन्हें हम ध्यान करके, प्राणायाम करके उन्हें अपने से दूर करें। कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई है कि तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। दूसरी लहर ने कई जिंदगियों को छीनकर कई परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दिया है।
तीसरी लहर के संकेत के बीच समझना होगा कि हमारे स्वास्थ्य तंत्र की तैयारियां कितनी हैं, बेड, ऑक्सीजन और जरूरी संसाधन की उपलब्धता क्या है। मुख्यमंत्री शिवराज ने रविवार को जनसंवाद किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी कोरोना का संकट टला नहीं है, खतरा बरकरार है। अनलॉक के बाद 6 से 8 हफ्ते के बीच तीसरी लहर आ सकती है। तीसरी लहर को लेकर अभी से सतर्क रहने की जरूरत है, जिसमें नियमों का पालन और मास्क का उपयोग बनाए रखना जरूरी है। भले ही सामान्य तौर पर कोरोना के मामले कम हुए हैं, लेकिन कोरोना के खतरे को कम नहीं आंका जा सकता है। अनलॉक होने के बाद बाजार में लापरवाही भी बढ़ गई है। वहीं कई लोग अब मास्क पहनने से भी परहेज करने लगे हैं। बाजार में उमड़ने वाली भीड़ और कोरोना से बचाव के टूटते नियम तीसरी लहर के संकट की आहट दे रहे हैं। इसी बीच प्रदेश में कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट की चर्चाएं तेज हो रही हैं। शिवपुरी जिले में इसी वेरिएंट से 4 लोगों की मौत हुई है। इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि यह वेरिएंट इसलिए घातक है क्योंकि यह 3 दिन में ही गले से फेफड़ों तक पहुंच जाता है, जबकि सामान्य वायरस को गले से फेफड़ों तक पहुंचने में 7 दिन का वक्त लगता है। इसके अलावा संपर्क में आने वालों को भी गंभीर रूप से बीमार करता है। जिन लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है, वे कहीं न कहीं बाहर से संक्रमित हुए हैं। इस वेरिएंट में 2 गज की दूरी भी प्रभावी नहीं है। यह कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट है। इसे डेल्टा 2 के नाम से जाना जाता है। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये 4 वेरिएंट WHO ने बताए हैं। इनमें सबसे खतरनाक डेल्टा वेरिएंट है, जो भारत में ही म्यूटेंट हुआ है। इसी वेरिएंट की वजह से तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। दूसरी लहर जितनी भयावह नहीं थी, उससे अधिक तीसरी लहर के घातक होने के संकेत मिले हैं। आपराधिक एवं चोर प्रवृत्ति के एक आरोपी को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है, जिसके पास से 35,000 रुपये कीमत का मोबाइल बरामद किया गया है। यह आरोपी शराब की लत को पूरा करने के लिए चोरियां करता था और 1 महीने में 6 दर्जन मोबाइल की चोरी को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। मामले में एएसआई राजेश धर दुबे ने बताया कि शहर के सिविल लाइन निवासी किशुंक सिंह शलभ सिंह बैस ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका सैमसंग गैलेक्सी F12 कीमत 35,000 रुपये का मोबाइल 19 जून को उसके घर से अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा लिया गया है। जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश कर बस स्टैंड क्षेत्र से संजय उर्फ लालू श्यामराव वानखेड़े को गिरफ्तार किया है, जिस पर उसने मोबाइल चोरी करना स्वीकार किया और उसके पास से उक्त मोबाइल जब्त कर उसे गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसे न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। एएसआई दुबे ने बताया कि इस मामले में कुछ और अन्य लोगों से पूछताछ के लिए थाना लाया गया है, जिनसे भी बीते कुछ दिनों में हुई मोबाइल चोरी की वारदातों पर पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि इस मामले का आरोपी लालू उर्फ संजय आदतन शातिर चोर है, जिसके विरुद्ध बीते वर्षों में भी चोरी के कई मामले दर्ज हो चुके हैं, जो महज शराब की लत को पूरा करने के लिए चोरियों की घटनाओं को अंजाम देता है, जिसने बीते करीब 1 माह में 6 दर्जन से अधिक मोबाइलों की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। उसके द्वारा चुराए गए मोबाइल बस स्टैंड क्षेत्र में ही कुछ लोगों को औने पौने दाम में बेचकर अपनी शराबखोरी के शौक पूरे करता था। उसके अंदर से एक मोबाइल चोरी हुआ था, जिसकी रिपोर्ट वो आज 12 साढ़े 12 बजे करीब थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करवाए थे, जिस पर सहायक उप निरीक्षक विषय द्वारा कायमी की गई और थाना प्रभारी महोदय के निर्देशन पर तो त्वरित कार्रवाई कर घटनास्थल का निरीक्षण जाकर किया। कथन लिए, कथन के आधार पर उन्होंने बदन शक पर संजय और लालू को उठाए, उसको लाकर थाना में पूछताछ किए, जिसने अपना जुर्म स्वीकार किया। फिर जाके उसके घर से एक सैमसंग कंपनी का मोबाइल कीमती करीब कितने है वो कीमती 35,000 करीब 35,000 का वो जब्त करके लेके आए, तो जब्ती गिरफ्तारी करके और अभी न्यायालय पेश किया गया। कहाँ से गिरफ्तार किया गया आरोपी को? आरोपी को उसके घर से। कितने मोबाइल चोरी किया था सर इसमें? वो अभी तो एक ही मिला है अपन को और दूसरे और लोग हैं जिनका नाम बताया है। इसमें और भी लोग शामिल हैं? और भी लोग शामिल हैं, अभी और जांच चल रही है ना। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।